कि यार मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, एम आई वर्दी ऑफ इट और एम आई नॉट वर्दी ऑफ इट। इस एग्जाम में तो सारे आईआईटी के टॉपर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट आके बैठते हैं। तो यार मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट जो हूं, मैं इस एग्जाम के लिए केपेबल भी हूं या नहीं हूं? अगर यूपीएससी को किसी भी तरह का एकेडमिक स्टैंडर्ड चाहिए होता, देखो पहली बात तो यह है, यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर टॉपर्स। 34% नंबर लाकर भी बेटा आप पास हुए हो तो भी आप यूपीएससी में बैठ सकते हो। यू हैव टू बी एबल टू टेक डिसीजंस अंडर प्रेशर। तो अपने एक ओपन माइंड के साथ, एक खुले विचारों के साथ, सही एक मनोदशा के साथ, सही मेंटालिटी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कीजिए। Hello everyone, my name is Atul Jain and today I am here to discuss a very important topic with you. जब भी आप लोग यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, आपके दिमाग में एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही कॉमन डाउट हमेशा होता है। वो कॉमन डाउट क्या होता है कि यार मेरा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, एम आई वर्दी ऑफ इट और एम आई नॉट वर्दी ऑफ इट। ये डाउट, सेल्फ डाउट सबके दिमाग में आता है व्हेन यू बिगिन द प्रिपरेशन। ये एक चीज आपके दिमाग में हमेशा आती है कि यार मतलब मैं यार इस एग्जाम में तो सारे आईआईटी के टॉपर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट आके बैठते हैं। तो यार मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट जो हूं, मैं इस एग्जाम के लिए केपेबल भी हूं या नहीं हूं? ये तो सेल्फ डाउट भाई बहुत ऑब्वियस है आना सबके दिमाग में। आप जब भी टॉपर्स की लिस्ट देखते हो, कई बार उसमें से कुछ लोग आईआईटीज वगैरह के होते हैं, तो ये डाउट हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं से क्रीप इन करता है। तो इस डाउट को के समाधान के लिए, इस डाउट के सोल्यूशन के लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज है। मुझे लगा मैं आपको एक बार ये बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज यूपीएससी लुकिंग फॉर। तो आज हम अगले 15 मिनट केवल ये डिस्कशन करेंगे कि यार यूपीएससी जो है वो ढूंढ क्या रही है, मतलब व्हाट आर दे लुकिंग फॉर व्हेन दे से दैट वी आर गोइंग टू रिक्रूट फॉर सिविल सर्विसेज। हम लोग आने वाली जनरेशंस के लिए सिविल सर्वेंट्स हायर कर रहे हैं। तो क्या खासियत होती है, क्या एलिजिबिलिटी, मतलब क्या चीज होती है, वो क्या ढूंढते हैं बच्चों में, वो किसी एस्पिरेंट को जब वो सेलेक्ट करते हैं तो कौन सी खासियत, कौन सी खूबी वो उनमें देख रहे हैं। देखिए जानकारी, ये वाली नॉलेज जो है ये वैसे भी जरूरी है, क्योंकि आप लॉजिकली सोचकर देखिए कि यार यूपीएससी आखिरकार एक जॉब एग्जाम है। भाई आप इस जब एग्जाम में बैठते हो तो आपको कोई डिग्री डिप्लोमा तो मिलता नहीं है, आपको एक नौकरी मिलती है। तो दुनिया में हर नौकरी के लिए जब आप अप्लाई करते हो, जैसे मान लीजिए आप अगर अनअकैडमी में भी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आते हो, तो आप जिस भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये तो पता करके आते ही हो, है कि नहीं है भाई? मान लो आप एक टीचर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हो, या फिर एक कोडर के लिए, एक सॉफ्टवेयर वाले आदमी के जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हो, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये आप पता करके आते हो। लेकिन सरप्राइजिंगली यूपीएससी एक ऐसा पेपर है जहां पर सबको पता है कि जॉब मिलने वाली है, जॉब वाला एग्जाम है, लेकिन इस जॉब के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है ये कोई पता करके नहीं आता। ज्यादातर एस्पिरेंट ने इस चीज को एक दिन भी नहीं सोचा होता अपने 2 साल, 3 साल, 4 साल की तैयारी में कि यार चाहिए क्या, ये ढूंढ क्या रहा है सामने वाला। जबकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कि जो वो ढूंढ रहा है अगर आप अपनी पर्सनालिटी में वो ला पाओ तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, नहीं ला पाओगे तो कम हो जाएगी साहब। सिंपल सीधी सीधी बात है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे को यूपीएससी क्या ढूंढ रहा है उसका पहला क्लू जो मिलता है वो मिलता है एलिजिबिलिटी से। अगर आप एलिजिबिलिटी पर देखें, देखिए अगर यूपीएससी को किसी भी तरह का एकेडमिक स्टैंडर्ड चाहिए होता, देखो पहली बात तो यह है, यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर टॉपर्स। ये चीज तो आप एकदम दिमाग में बैठा लो, मतलब टॉपर से उन्हें कोई हर्ज नहीं है, टॉपर से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएं तो दे विल नॉट किक देम आउट। लेकिन टॉपर को वो ढूंढ नहीं रहे, क्योंकि मेरी नजर में दुनिया में सबसे आसान रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है टॉपर्स को हायर करना। यार कितना आसान है, आपको मान लो 1000 वैकेंसी है आपके पास, आप क्या करो, एनआईआरएफ रैंकिंग आती है टॉप कॉलेजेस की भारत में, तो इंडिया के टॉप 100 कॉलेज चले जाओ, वहां के 10-10 टॉपर को हायर कर लाओ, हो गया आपका 1000 वैकेंसी खत्म। सबसे प्राइवेट कंपनियां ऐसी तो हायर करती हैं, प्राइवेट कंपनियां जो कैंपस में जाती हैं हायरिंग करने के लिए वैसी हायरिंग करती हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाती हैं, ऊपर के टॉपर बच्चों को लेके आ जाती हैं, उनकी हायरिंग महीना 1.5 महीना में खत्म हो जाती है।
यहां पे यूपीएससी गोज थ्रू ऑल द पेन्स ऑफ हैविंग अ प्रीलिम्स, देन हैविंग अ मेंस एंड देन हैविंग एन इंटरव्यू। वेरी लॉन्ग प्रोसेस, 1-1.5 साल का प्रोसेस चलाती है यूपीएससी। जबकि टॉपर हायर करना तो महीने भर का काम है। वो कुछ लोगों को भेजे देश के 100 टॉप कॉलेजेस में और फटाफट सबको हायर करके ले आए, खत्म करे। यानी कि टॉपर तो वो नहीं देख रहा। एक और क्लू जो आपको यहां पर मिलता है वो क्या है, एलिजिबिलिटी में आपका ग्रेजुएशन सबसे पहले तो किसी भी तरह का हो सकता है। एनी ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में। ग्रेजुएशन में वो ये नहीं कह रहे कि हमको केवल टॉप कॉलेज से ही चाहिए, या इंजीनियर चाहिए, या साइंस चाहिए, या मैथ चाहिए, या आर्ट्स चाहिए, कुछ नहीं कह रहे। कुछ भी कराओ, कहीं से भी कराओ, डजंट मैटर। और दूसरा, दे आर नॉट इवन पुटिंग अ परसेंटेज कट ऑफ। वो कह रहे हैं कि बस पास हो, बस पास होना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारे अपने ग्रेजुएशन में 34% नंबर भी आए हैं, 34% नंबर लाकर भी बेटा आप पास हुए हो, तो भी आप यूपीएससी में बैठ सकते हो। दैट मींस यूपी, जबकि ये तो कितना आसान था। यूपीएससी कहता है यार केवल 60% से अबव वाले, या चलो कुछ कॉलेजेस में 60% नंबर नहीं आते बच्चों के, तो 50% एंड अबव कर देता, तो कम से कम बहुत बड़ा संख्या छट जाती। ऐसा होता कि नहीं होता? कर सकते थे वो ऐसा। या फिर ये कह देते कि जिनके 12th में फर्स्ट डिवीजन थी, ये भी कर सकते थे कि जिसकी 12th में कम से कम 60% से या 75% से ऊपर नंबर थे, खाली वही बैठेगा। ऐसा कुछ भी किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। दैट मीन्स दे वॉन्ट टू ओपन देयर डोर्स टू एवरीबडी। तो कभी भी दिमाग में ये डाउट मत रखिएगा कि यूपीएससी आपको नहीं चाहता। अगर यूपीएससी, अगर आप नॉर्मल बच्चे हो, अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आए हो, तो कभी, या नॉर्मल ग्रेजुएशन अभी कर रहे हो, अगर यूपीएससी को आपको शट आउट करना होता तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस एलिजिबिलिटी में लिख देता कि ग्रेजुएशन 60% या 12th में 75% चाहिए, बात खत्म। आप अपने आप एलिजिबल ही नहीं रहे, बात ही खत्म हो गई। ऐसा उसने नहीं किया। दे हैवंट डन दैट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी चीज लोगों को अक्सर लगती है एज की। एक पता नहीं क्यों एक कंफ्यूजन फैला हुआ है कि यंग जो लड़के लड़कियां होते हैं, यूपीएससी उनको ज्यादा प्रेफर करता है। एक पता नहीं क्यों ये तो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो एक्सपर्ट्स ऐसी बातें बहुत फैलाते हैं कि यंग लड़के लड़कियों को बहुत ढूंढता है यूपीएससी। अरे यार, अगर यंग को ढूंढ रहा होता तो एलिजिबिलिटी एज कम कर देता ना यार। वो आपसे पूछ के थोड़ा ना करेगा। अगर उसको यंग लोग चाहिए तो वो क्यों फालतू में 32 साल तक के बच्चों को बैठने देगा? अगर उसे यंग लोग चाहिए भाई, तो उन्होंने 21 से 32 क्यों रखी है फिर एज लिमिट? फिर वो 21 से 26 कर देते, 21 से 26 कर दे, यंग 26 के ऊपर के लोग अपने आप एलिजिबल हो गए। तो 21 से 26 उन्होंने नहीं करी है, 21 से 32 करी है। यानी कि अगर आपकी एज भी ज्यादा है तो फालतू में ये सब डिस्ट्रेस मत लीजिए कि यार मेरी तो अब एज ज्यादा हो गई, यूपीएससी तो केवल यंग लोगों को चुनता है। अरे नहीं चुनता यार, किसने कह दिया आपसे? अब मतलब मैं वही कह रहा हूं कि यूपीएससी को आपका कोई ऐसा नहीं कि वो आपसे घबरा के एज लिमिट को कम नहीं कर रहा है। उसे अगर करना होता तो वो कर देता। वो चाहता है कि हर तरह के लोग, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो युवा हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो कहीं काम कर चुके हैं, एक कुछ नौकरी वगैरह करके आए हैं, हर तरह के लोग उसको चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात बहुत क्लियर है। ठीक है। एक मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों में अक्सर ये एक चीज देखी जाती है कि सर हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होता, केवल इंग्लिश वालों का होता है। अरे यार, अगर उसको केवल इंग्लिश के बच्चे लेने होते तो इस टेस्ट को वो इंग्लिश ओनली कर देता। ये बात क्लियर है कि नहीं है? फालतू में हिंदी के इतने पेपर छपवाता है, हिंदी के एग्जाम चेकर्स रखता है, सब रखता है भाई। तो मीडियम में भी उसने अगर सब कुछ अलाउ किया है, यानी कि वो सबको चाहता है। देखिए, यूपीएससी का की जो है वो क्या है? यूपीएससी का की ये है कि वो ढूंढ, आपको एक बार 15 मिनट बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि यार ये नौकरी क्या है। ये नौकरी जो है, ये डिसीजन लेने की नौकरी है। ये नौकरी जो है, ये मैनेजमेंट की नौकरी है। जब आप इस नौकरी में सेलेक्ट हो जाओगे तो यह मैटर नहीं करेगा कि आप आईआईटी कानपुर गए हो या फिर आप पटना विमेंस कॉलेज की कोई लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर आप किसी बहुत ही सिंपल उड़ीसा के गांव के किसी कॉलेज से पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यह पड़ेगा कि जब आपके सामने एक सिचुएशन आती है जिसमें आपको स्ट्रेस के अंदर डिसीजन लेना पड़ता है, तो क्या आप एक बेस्ट आउटकम वाला डिसीजन ले पाते हो या फिर नहीं ले पाते हो। फर्क इससे पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब आप आईआईटी बॉम्बे के टॉपर हैं, या आप एम्स के डॉक्टर हैं, या फिर आप जो है तमिलनाडु के गांव में पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपकी इनेट कैपेबिलिटी है, आपकी अपनी क्षमता है डिसीजन लेने की। जब आपके ऊपर बहुत तरह का प्रेशर आएगा, विल यू बी एबल टू चूज द पाथ विच इज द मोस्ट सुटेबल पाथ और नॉट? That is the fundamental idea, that is the fundamental skill they are looking for, because that is the skill that will be required in your job.
जब आप अपनी जॉब में जाएंगे तो यही नौकरी, यही आपकी स्किल चाहिए होगी। आप जो है, देखिए इस बात को समझिए, और आप एक क्विक लर्नर हो, इस बात को भी समझिए। यू हैव टू बी व्हाट, यू हैव टू बी एबल टू टेक डिसीजंस अंडर प्रेशर। पहली चीज ये है, राइट डिसीजंस अंडर प्रेशर, एंड यू शुड बी अ क्विक लर्नर। भाई आप में से कोई हो सकता है किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो, वो हिस्ट्री पढ़ के जब आईएएस बन जाता है, तो आईएएस बनता है तो अपने इलाके की रोड्स का इंस्पेक्शन करता है कि यार उसके इलाके की रोड्स ठीक से बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। उसे कहा जाता है कि जाके चेक करो सड़क की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। तो आईएएस ये कहता है क्या कि सॉरी सर, मैं तो हिस्ट्री जानता हूं, मेरे को तो ये पता है कि बाबर ने इंडिया पे कब अटैक किया था और क्या कंडीशंस थी उस समय इंडिया की, है ना, मैं ये नहीं जानता कि सड़क कैसे बनती है। अरे नहीं भाई, यू आर सपोज टू नो। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं तो हिस्ट्री ग्रेजुएट हूं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाइए, आपके पास टीम होगी, आप उनसे क्विक लर्निंग लीजिए कि यार अच्छा रोड में ये 5 चीजें बढ़िया होनी चाहिए, ये 5 पैरामीटर चेक करने हैं, इनकी रिपोर्ट में देखूंगा। तो दैट अंडरस्टैंडिंग कि आप एक किसी चीज को क्विकली पढ़कर, बहुत ही बेसिक, उसका ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाना है 5 दिन में, नहीं, लेकिन एक ऑन द जॉब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पा रही है या नहीं, ये वो चीज है जो फील्ड पे आपके काम आएगी। ये वो चीज है जो फील्ड में आपके काम आएगी, और अगर ये आपके काम आएगी तो फिर यही आपको आगे लेकर जाएगी। दिस इज व्हाट दे आर चेकिंग। अच्छा, कभी कभी सोचिए, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि यार इतना लंबा चौड़ा सिलेबस बनाया है। बेसिकली देखिए, आपका इतना लंबा चौड़ा सिलेबस बना के वो आपकी यही 2 स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं। यही वो 2 स्किल्स हैं जिनको टेस्ट किया जा रहा है आपकी प्रिपरेशन में भी। प्रिपरेशन में उनको पता है कि आपको साल भर तैयारी करनी है, और साल भर में उन्होंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, मैथ सब दे दिया है आपको कि करो भाई, करो तैयारी भर भर के। तो आपके ऊपर क्या आ गया? प्रेशर आ गया। तो प्रेशर के बीच में आपने एक सही डिसीजन लिया या नहीं लिया? आपने प्रेशर के अंदर, डिड यू टेक द राइट डिसीजन और नॉट? डिड यू क्रम्बल अंडर प्रेशर? ऐसा तो नहीं कि आप पूरे साल आप पे प्रेशर आया, 10 विषय पढ़ने हैं, 15 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप खाली एक ही पढ़ते रह गए, जो बहुत लोग कॉमनली गलती करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रह जाते हैं 6 महीने तक। दैट मीन्स अगर आपके ऊपर बहुत सारा काम आएगा, बहुत सारे फील्ड्स आएंगे, तो आपसे मैनेज नहीं होगा। यू आर नॉट अ सूटेबल कैंडिडेट। दूसरा, आपने हो सकता है कॉलेज में एक ही सब्जेक्ट पढ़ा हो, लेकिन यहां पर आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी जल्दी से पढ़ के उनमें ठीक ठाक फेमिलियरिटी लेकर आनी है कि यार एक समझदार आदमी, जितनी मेरे को हिस्ट्री भी आती है उतनी मेरे को ज्योग्राफी भी आती है, उतना मेरे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है। अब कुछ मैंने पढ़ा कॉलेज में, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों वो स्किल्स हैं बेटा जो आपकी एक्चुअल जॉब में काम आएंगी, और यही 2 स्किल्स हैं जो आपको वास्तविकता में बाकी स्टाफ से अलग भी बनाएंगी। आप जब, मान लीजिए आप 25 साल की उम्र में आईपीएस बन के पहुंचेंगे, और आप एक जिले के जब आप एसपी बनेंगे, तो आपके अंडर एक इंस्पेक्टर काम कर रहा होगा जो पिछले 28 साल से नौकरी में है। ये होगा आपके साथ, देखिएगा कि आपकी उम्र 25 साल होगी और वो आदमी 28 साल से नौकरी में होगा। तो कभी कभी उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं 28 साल से नौकरी में हूं, ये लड़का या लड़की जो अभी, मतलब मेरी एक्सपीरियंस से कम इसकी उम्र है, ये आदमी आके मेरा बॉस कैसे बन गया? उसका रीजन ये है कि यार आपके पास ये कैपेबिलिटीज हैं जो शायद उसके पास लाइफ में नहीं थी, इसीलिए आप ये कर पाए। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अपने दिमाग से ये सारे जो एक, जिसको हम कहते हैं ना, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इनको निकाल दीजिए कि यार मैं इस इधर नहीं गया, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं तो किसी रीजनल वर्नाक्युलर मीडियम से हूं, मैं तो बहुत छोटे कॉलेज से पढ़ा हूं, मैं तो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी कभी नहीं रहा, मैं तो बहुत ज्यादा, कभी मेरे नंबर भी नहीं आए लाइफ में। अगर यूपीएससी को आपको ब्लॉक करना होता तो वो आपसे बिना पूछे आपको ब्लॉक कर दिया होता। आपको ब्लॉक नहीं किया, मतलब यूपीएससी चाहती है कि आप भी इस एग्जाम में बैठें। तो अपने एक ओपन माइंड के साथ, एक खुले विचारों के साथ, सही एक मनोदशा के साथ, सही मेंटालिटी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स दैट आई हैव टोल्ड यू टुडे, कि आपकी तैयारी में ये दोनों पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो आप एक अच्छे एस्पिरेंट बन रहे हैं, नहीं हो रहे तो आप एक बहुत खराब एस्पिरेंट बनते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको आपकी तैयारी में अनअकैडमी की मदद चाहिए तो याद रखिए भाई, हमारा सब्सक्रिप्शन जो है 19,999 का भी मिल रहा है। अतुल जैन कोड आपको लगाना है। आपका पूरा प्री मेंस, इंटरव्यू, सीसैट, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, सबकी तैयारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, आज ही जुड़िए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से, इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।